हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 31। मैंने कल पूरी करवा दी थी 32, यानी कि क्लास नंबर 32। और आज से हम एक नए उसका काल का शुरुआत कर रही हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 काल में विभाजित किया गया है। एक आदि काल, दूसरा भक्ति काल और तीसरा काल आता है रीति काल। तो तीसरा काल है रीति काल, और अभी तक हम आदि काल और भक्ति काल संपूर्ण कर चुके हैं, जो ये मैंने 31 क्लासेस डाली हैं इसमें। और मैंने बिल्कुल ये शुरुआत से शुरू किया था हिंदी साहित्य, और स्पेशली TGT PGT एस्टेट के लिए ही मैंने शुरू किया हुआ है। तो दोस्तों, ये रीति काल हम पढ़ रहे हैं, और ये जो पुस्तक मेरे पास है ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे वाली पुस्तक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो रीति काल जो है किन किन शब्दों से बना है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। रीति काल में किस प्रकार की रचनाएं लिखी जाती थी, रीति काल को किस किस विद्वान ने क्या क्या नाम दिया है, यहाँ से जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले बात करूँ तो रीति काल की समय सीमा की बात करेंगे। जैसे कि आदिकाल की जो समय सीमा है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है, और उनकी समय सीमा को सभी विद्वान सर्वसम्मति से मानते हैं। तो वही मैं बात कर रही हूँ। संवत 1050 से लेकर 1375 तक का जो काल है वो है हमारा आदिकाल का। 1375 से लेकर संवत ही है ये सभी में। 1375 से लेकर और 1700 ईस्वी तक का जो काल है ये भक्ति काल का है। अगर इसे आप सन में निकालना चाहते हैं तो इसमें से 57 आप माइनस कर दें। उसके बाद ये भक्ति काल हो गया, और फिर अब आता है रीति काल। तो रीति काल में भी संवत 1700 से लेकर 1900 तक का जो काल है ये रीति काल माना जाता है। अगर आप इस रीति काल की समय सीमा को अगर आप सन में जानना चाहते हैं तो सन की जो समय सीमा है वो है 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक की मानी जाती है। ठीक है, ये इसमें ईस्वी है। तो इस तरीके से कई बार ये प्रश्न भी TGT एस्टेट में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से आप इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये रीति काल की समय सीमा क्या है, संवत पूछे तो मैंने अभी बताया है आपको, दोनों में याद रखना है, दोनों ही सही है। संवत की बात करें तो संवत 1700 से लेकर 1900, और अगर सन की बात करें तो इनमें से 57 आप माइनस कर दे तो 1900, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 1843, और इधर 1643। ठीक है, तो ये संवत है। फिर से मैंने सन की बात करी है मैंने। अब यहाँ पर दो बात आते हैं, काल का मतलब समय और रीति, यानी कि रीति काल जो ये नामकरण दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ये अधिकतर उस काल में जो प्रवृत्ति विद्यमान थी काव्य लिखने की, उसी प्रवृत्ति को आधार मानकर इसको रीति काल दिया। तो जो है ये चीज़ें हम सारी बार बार देखेंगे, मतलब एक एक चीज़ करके देखेंगे। और जो जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल कहा, तो और विद्वानों ने इसे क्या कहा, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। और जो रीतिकाल है उसको, उसमें भी 3 काव्य धाराएं प्रमुख रूप से थी, एक तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो इन तीनों काव्य धाराओं में अलग अलग कवि हैं, उन सब की रचनाएं। सबसे छोटा काल है, और प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाता है, और सबसे कम समय में ये आपका पूरा हो जाएगा। अब मेरे पास कमेंट आया था कि मैम हर एक काल ख़त्म होने के बाद आप कुछ जो है ना ये प्रश्न भी करवाइए, एक्सरसाइज भी, तो वो भी हम लाने का प्रयास करेंगे। वैसे मैंने ये करवा रखी है, तो मैं ये नहीं चाहती कि 17-18 जो जनवरी वो संभावित डेट एस्टेट की दी गई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूँगी कि जो मैंने MCQs डाल रखे हैं, हर काल के डाल रखे हैं और बिल्कुल विस्तार से करवा रखे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देख लें। अब ये शुरुआत करती हूँ मैं रीतिकाल की। तो रीतिकाल के बारे में हम क्या क्या जानेंगे। रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार निम्न है। TGT एस्टेट में तो यहाँ से KBS NVS DSSS भी जैसे एग्जाम में सीधे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इन्हें देखते हैं। रीतिकाल का नामकरण। अब रीतिकाल का नामकरण, सबसे पहले आप रीतिकाल ही देखें। मैंने आपको बताया था कि रीतिकाल को रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया।
दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। अब रीति आपको याद हो जाएगा, रीति का मतलब होता है मार्ग या फिर शैली, यानी कि जो हमारे संस्कृत काव्य शास्त्र के जो आचार्य थे, जो 5 संप्रदाय थे, रीति और ये अलग अलंकार, रस संप्रदाय, तो इन संप्रदायों के जो कवि थे यानी कि जो संस्कृत के आचार्य थे, वो जिस प्रकार की रचनाएं कर रहे थे उसी प्रकार की रीति को, परिपाटी को, शैली को अपनाया हिंदी के भी कवियों ने। ठीक है, और ये रीति काल के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब रीति काल किसने नाम दिया? याद रखे, रामचंद्र शुक्ल जी ने। रीति काव्य किसने नाम दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। जब हमने काल विभाजन एवं नामकरण पढ़ा था तब ये हमने क्लियर किया था। तो रीति काव्य नाम दिया जॉर्ज ग्रियर्सन ने और रीति काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अलंकृत काल, ये मेरे यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा गया था। अलंकृत काल, अलंकृत काल का जो नाम दिया रीति काल को, वो मिश्र बंधुओं ने दिया। अब मिश्र बंधुओं में एक और प्रश्न है, पूछा जाता है कि इनमें से कौन नहीं है, मिश्र बंधुओं में से कौन नहीं है। आपको ये मिश्र बंधुओं में 3 नाम है, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। ये 3 दे देंगे और ऑप्शन में कोई एक और नाम दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा नाम है जो मिश्र बंधुओं में नहीं है। तो मैंने कैसे याद रखा था? श्याम, सुख और गणेश, सभी के आगे बिहारी लगा हुआ है, तो ये याद रखना है, श्याम, सुख और गणेश याद रखना है। अलंकृत काल किसने दिया नाम? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं में कौन कौन थे? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। अगर आगे मैं बात करूं, रीति काल नाम मैंने बता दिया है आपको। श्रृंगार काल, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। श्रृंगार काल जो नाम है ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने दिया। अब मैंने इसकी भी एक ट्रिक बना रखी है कि अगर आपको वास्तव में श्रृंगार देखना है तो पूरे विश्व के दर्शन करने होंगे, यानी कि श्रृंगार काल किसने नाम दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये मिश्र भी याद रखना है क्योंकि कई बार ऑप्शन में विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ कुछ और जोड़ देते हैं सरनेम, तो ये गलत हो जाता है यहाँ से प्रश्न, तो पूरा याद रखना है। ठीक है। कला काल नाम किसने दिया? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने। और अंधकार काल नाम दिया त्रिलोचन ने। तो ये सभी आपको बिल्कुल रट लेने हैं अच्छे से। अब देखो रीति का दूसरा प्रश्न। अब सबसे पहले मैंने आपको समय सीमा के बारे में बताया, फिर इस काल का जो नामकरण दिया उसके बारे में, नामकरण के बारे में बताया मैंने, और नामकरण के बाद आता है प्रवर्तक कौन है इस काल का। अब हम प्रवर्तक के बात करेंगे तो इसमें जो है अलग अलग विद्वान जो है रीति काल के प्रवर्तक का नाम भी अलग अलग बताते हैं। तो यहाँ पर भी विद्वानों में मत भेद है और ये सब हम देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और आपको स्पेशल किसी एक विद्वान का नाम देकर ही पूछा जाएगा। तो कृपा राम को भी रीति काल का प्रवर्तक माना जाता है। ये किस कारण से माना जाता है? अगर काल क्रम की दृष्टि से देखें तो कृपा राम सबसे पहले आते हैं रीति काल के अंदर। ठीक है। अगर हम रचनाकार और व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से देखें तो केशवदास आते हैं सबसे पहले। अगर अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से देखें रीति काल की तो चिंतामणि आते हैं। तो ये जो कारण बताए हैं ना, इस कारण को आपको याद रखना है। इसका मतलब ये है, कालक्रम मतलब समय सीमा के हिसाब से सबसे पहले कृपाराम आ जाएंगे और इनकी समय सीमा 1541 है कि जिसका रचनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं और व्यक्तित्व भी समृद्ध है। इस तरीके से अगर हम देखें तो केशवदास का नाम आता है प्रवर्तक में। अगर रीति काल को जो है छुटपुट रचनाएं हो रही थी लेकिन उसको अखंड परंपरा चलाई, उसमें नाम आता है चिंतामणि का। और चिंतामणि को कौन मानते हैं अब ये भी आपको याद रखना है। कृपाराम को यहाँ पर किसी का नाम नहीं दे रखा है। केशवदास को रीति काल का प्रवर्तक आचार्य कौन मानता है? डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। और चिंतामणि को कौन मानता है रीति काल का प्रवर्तक? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से भी आपका 1 नंबर बनने वाला है और जो मैंने अभी बताया यहाँ से भी आपका 1 नंबर बनने की पूरी प्रबल संभावना है। अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 3 धाराएं थी जो रीति काल के अंदर काव्य लिखा गया, उस सारे काव्य को
3 धाराओं में विभाजित कर दिया। एक तो रीतिबद्ध धारा, दूसरी रीति मुक्त धारा और एक रीति सिद्ध धारा। तो इस तरीके से बांटे, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग इसमें बांटा रीतिकाल को। अब आचार्य विश्वनाथ प्रसाद की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो जो मेन विद्वान है जिनकी परीक्षा में पूछने की संभावना है उसी को हम ध्यान से पढ़ेंगे, ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो इन्होंने श्रृंगार काल कहा था रीतिकाल को। सबसे पहले तो ये बात याद रखेंगे, जैसे कि दे रखा है यहाँ पर। रीतिकाल को इन्होंने क्या कहा था? श्रृंगार काल कहा था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल का विभाजन निम्न ढंग से किया। अब एक प्रश्न और आ जाता है यहाँ से कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा? तो उसका नाम था हिंदी साहित्य का अतीत। ये इन्होंने एक इतिहास ग्रंथ लिखा था। किसने? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। याद रखें, इसी हिंदी साहित्य का अतीत नामक ग्रंथ में इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा और रीतिकाल को 2 धाराओं में विभाजित किया। कौन सी 2 धाराएं थी? एक तो रीतिबद्ध धारा और एक रीति मुक्त धारा, यानी कि स्वच्छंद काव्य धारा। ठीक है, फिर से इन्होंने थोड़ा सा और विभाजन कर दिया। रीतिबद्ध काव्य धारा का मतलब है लक्षणबद्ध काव्य और लक्ष्य मात्र काव्य। उसके बाद रीति मुक्त के अंदर शुद्ध प्रेम काव्य और रहस्योन्मुख काव्य। तो ये चीज़ तो आज तक पेपर में पूछी नहीं गई है। आपको इतना याद रखना है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल यानी कि श्रृंगार काल को 2 भागों में विभाजित किया। एक तो रीतिबद्ध और एक दूसरा रीति मुक्त। रीति मुक्त का मतलब है इन्होंने स्वच्छंद काव्य रचना की, किसी रीति में बंधे नहीं है। और रीतिबद्ध का मतलब है ये जो संस्कृत के आचार्य ग्रंथ थे जो लक्षण ग्रंथों की रचना कर रही थी। अब लक्षण ग्रंथों में क्या आता है? जैसे कि अलंकार प्रधान रचनाएं, रस प्रधान रचनाएं, इस छंद प्रधान रचनाएं, जो ये सारी जो रचनाएं होती हैं ना वो लक्षणबद्ध रचनाएं कहलाती हैं। और इन सब चीज़ों का प्रयोग अलंकार, रस, छंद ये संस्कृत के आचार्य करते थे। और ऐसे ही कुछ रचनाएं रीतिकाल के कवियों ने भी लिखी, तो वो कवि सारे रीतिबद्ध के अंदर आ गई। और रीति मुक्त में वो कवि आए जिन्होंने लक्षणों का प्रयोग तो किया अपने काव्य में, लेकिन लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। स्वच्छंद काव्य धारा वाले यानी कि प्रेम रूपी शुद्ध प्रेम काव्य की रचना इन्होंने की। तो ये आपको याद रखना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल को 3 भागों में विभाजित किया। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये यहाँ पर दे दिया है तीनों को। रीतिबद्ध में रचना लक्षण और उदाहरणों से युक्त होती है, ये मैंने आपको बताया। लक्षण मतलब जैसे कि इन्होंने कोई अलंकार का एग्जाम्पल दिया और उसका फिर क्या दिया, साथ में एक उदाहरण भी दिया। इसी तरीके से रीति सिद्ध कौन थे? जो रीति की बंदी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं कर रही थी। ठीक है। रीति मुक्त कौन थे? रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि हैं वे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि हैं। यानी कि ये पॉइंट आपको नोट करना है, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएंगे कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने जिन कवियों को रीति सिद्ध कवि कहा है उन्हीं कवियों को डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिबद्ध कवि कहा है। तो रीतिबद्ध आपको याद रखना है, रीति सिद्ध बंदी बंधाई परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं की। ठीक है, ये तीनों की परिभाषा आपको जरूर याद रखनी है। रीतिकाल के कवियों का संक्षिप्त वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। अब हम रीतिकाल के कवि देखेंगे एक एक, और यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रीतिबद्ध के अंदर इन्होंने कौन कौन से डाले ये भी आप किसी एक के कर ले तो लगभग सेम मिलेंगे। बस एक नगेंद्र ने रीति सिद्ध जो थे उनको रीतिबद्ध कहा। तो रीतिबद्ध कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से केशवदास सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम देव और भिखारी दास और पद्माकर। तो इतना याद रखना है। उसके बाद हैं और विश्वनाथ प्रसाद ने रीति सिद्ध किसे कहा है?
रीति सिद्ध में केवल एक का ही नाम लेते हैं और सभी विद्वान एक का ही नाम लेते हैं, वो है बिहारी लाल, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी। तो विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार ये कौन है? रीति सिद्ध। और ये कौन थे? रीति बद्ध। उसके बाद आता है रीति मुक्त में कौन कौन आ जाएगा? रसखान, शेख आलम, ये आप छोड़िए। जो रीति मुक्त है ना, इनके अंदर घनानन, बोधा, आलम, ठाकुर, मैंने इनके 4 नाम याद कर रखे थे। सॉरी, ये मैंने एक छोड़ दिया, यहाँ से याद लेकर चलें आप। ये 4 प्रमुख हैं। घनानन, बोधा, मैंने ऐसे याद कर रखे हैं, घनानन, बोधा, आलम और ठाकुर, ये 4 हैं। द्विजदेव को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये रीति मुक्त हैं, आपको याद हो जाएंगे। फिर से बोले, घनानन, बोधा, आलम और ठाकुर। ठीक है, ये हमारे जो 4-5 कवि हैं ये रीति मुक्त हैं। रीति सिद्ध में बिहारी हैं और बाकी बच गए वो रीति बद्ध में। तो इस तरीके से आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी दे रखा है, लेकिन इस तरीके से प्रश्न पूछा नहीं जाता है, आप इसे छोड़िए। मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। देखो, वही स्वच्छंद काव्य धारा यानी कि रीति मुक्त के अंदर कौन कौन आया? वही है आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव, वही हैं सारे। ठीक है, और रीति मुक्त में किसको दिया? यही है बिहारी लाल, और बाकी बच गए वो सारे रीतिबद्ध में। तो इस तरीके से आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, सभी का इतना ज़्यादा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब एक थोड़ा सा डॉक्टर नगेंद्र का और देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रीतिकालीन कवियों का काल कर्मानुसार वर्गीकरण निम्नलिखित है। डॉक्टर नगेंद्र ने कैसे किया, तो ये सब आप देख लें। डॉक्टर नगेंद्र का भी माना जाता है। अब सारी बातें करेंगे इसमें धीरे धीरे। चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, कुमारमणि की रचना इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सोमनाथ, भिखारी दास, रसिक गोविंद, देव, अमीर दास, ग्वाल, प्रताप सिंह। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके जो कवि हैं इन सभी के नाम आपको पता होना चाहिए। एक बार इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया था, 3 तो रीतिकाल के कवि दे दिया और 1 भक्तिकाल का दे दिया, और ये पूछ लिया कि इनमें से कौन सा कवि रीतिकाल का नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हैं। 1 मिनट इसे थोड़ा सा देखते हैं। देखो, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, और ये थोड़ा लंबा ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो आप ना, कई चीज़ें अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका मतलब और बताती हूँ आपको। एक आ रहा है सर्वांग निरूपक कवि। सर्वांग निरूप, अब जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के जो कवि थे ना, इनको फिर से एक प्रश्न पूछा जाता है कि श्रृंगार रस निरूपक कवि कौन से थे, सर्व रस निरूपक कवि कौन से थे, इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन से थे। सर्वांग का मतलब है सर्व अंग का जिसने निरूपण किया अपने काव्य के अंदर। सर्व अंग मतलब जिसने रस भी, छंद भी, अलंकार भी, इन सभी का निरूपण किया अपने काव्य में, तो वो कवि कहलाए सर्वांग निरूपण। और जिसने रस रस का प्रयोग किया वो सर्व रस निरूपक, और जिसने श्रृंगार रस का ओनली प्रयोग किया वो श्रृंगार रस निरूपक कवि। तो श्रृंगार रस निरूपक कवि में किसका नाम है? मतीराम का है। सर्व रस निरूपक कवि में, ये इधर इन्होंने एरो करके, लेकिन ये प्रश्न इस तरीके से पूछा नहीं जाता है। छंदो निरूपक कवि कौन कौन से हैं? तो ये सारे छंद रूपिक, ये यहाँ पर ये जो दे रखे हैं ना आपको, छंदो निरूपक कवि और अलंकार निरूपक, तो ये सारे कवि थे जिन्होंने अलंकार और छंद का निरूपक किया अपने रचनाओं में। और जो ऊपर दे रखे हैं ये सर्वांग निरूपक कवि और विशिष्टांग निरूपक कवि, जिन्होंने केवल एक विशिष्ट अंग का ही निरूपण किया। ठीक है, अलंकार निरूपक में ये दे रखे हैं इन्होंने, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये अलंकार निरूपक हैं, ये सारे अलंकार के अंदर आ जाएंगे। और छंदो निरूपक कौन से हैं? ये सारे छंद निरूपक हैं। एक बार अपने नोट्स इस प्रकार से कंप्लीट कर लें। अलंकार निरूपक कौन कौन से हैं? तो ये सारे अलंकार निरूपक हैं। ठीक है, मतीराम है, भूषण है, गोप है, ये सारे पद्माकर। और उसके बाद आगे चलते हैं। ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ही है।
रीति सिद्ध कवि में ध्यान से देखना, रीति सिद्ध में मैंने आपको नाम दिया था बिहारी लाल, और मैंने कहा था जो इन्होंने सेनापति, बिहारी लाल, रसनिधि, वृंद, नेवाज, कृष्ण कवि, ये तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन से उन्हें आपको याद रखना है कि डॉक्टर नगेंद्र ने रीति सिद्ध कवि किसे माना है? सेनापति, बिहारी, रसनिधि, वृंद, और इनमें और इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। इनको इन्होंने क्या माना है? रीति सिद्ध कवि, जबकि और कवियों ने केवल बिहारी को माना है। उसके बाद ऋतु मुक्त कवि को किसको माना है? ये सारे रीति मुक्त कवि हैं, ठीक है। शेख वही पांचों हैं रीति मुक्त, घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, और द्विजदेव भी सभी में आ रहा है, ये नाम भी आप ऐड कर लें। अब डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति सिद्ध कवि मैंने ये बताई आपको, रीति मुक्त कवि मैंने ये बताई, और जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं ये रीतिबद्ध कवि थे आपके सारे, ठीक है। ये कौन थे? सारे रीतिबद्ध। अब रीतिबद्ध में भी जो स्पेशल थे, जो सर्वांग निरूपक थे, जो रस निरूपक थे, ये भी मैंने आपको अलग अलग बता दिए हैं, ठीक है। ये रे सारे ये दे रखे ना रीति मुक्त कवि। उसके बाद ये आपने देख लिया होगा शायद, ठीक है। अब आप अपने नोट्स बना लेंगे। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो अब मैं एक एक पढ़ाऊंगी। देखो, रीतिबद्ध कवि, तो यहाँ से ये जरूरी है, बस वहाँ पर आपको इतनी बातें याद रखनी थी। याद भी हो गया होगा कि रीति सिद्ध कौन से हैं, रीतिबद्ध कौन से हैं, और रीति मुक्त कौन से हैं। तो सबसे पहले रीतिबद्ध कवि पढ़ेंगे, और इसको मैं एक अलग ही वीडियो में डालूंगी। आज आप इतना कंसेप्ट क्लियर कर ले रीतिकाल का, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।